आज वैश्वीकरण के दौर में मानव शरीर पर कई बीमारियां ग्रसित हो चुकी है, जैसे थायराइड, कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़। इसके साथ ही मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली मानसिक बीमारियां भी आज बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। ये ऐसी बीमारी है जो शरीर स्वस्थ होने के बावजूद भी यदि मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा तो इंसान अपने नियमित कार्य ढंग से नहीं कर पाएगा। आज इस स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में इस हफ्ते के मेहमान मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर राजमल मीणा साहब हैं। इनसे हम मनोचिकित्सा के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही आज जिस गति से ये बीमारी बढ़ रही है उसके उपचार के क्या हाड़ौती संभाग में चिकित्सालयों में सुविधाएं हैं, इस बारे में भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर राजमल मीणा साहब से। डॉक्टर राजमल मीणा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी खुशी की बात है आप हाड़ौती के हैं और हाड़ौती में रहकर आप हाड़ौती की जनता की सेवा कर रहे हैं, यानी रोगियों की का इलाज कर रहे हैं। और आप एक ऐसे चिकित्सक हैं जो किसी समय एक मरीज़ के रूप में MBS अस्पताल में आए और आपने जब यहाँ की व्यवस्थाएं देखी और ख़ुद मरीज़ को किस तरह की परेशानी आती है वो आपने बहुत नज़दीक से देखा। उसके बाद मन के में या ईश्वर की देन माने कि आप चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े और आज हाड़ौती की नब्ज हर व्यक्ति की देखकर आप इलाज में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आपका अपना जीवन परिचय बताएं। मैं डॉक्टर राजमल मीणा साइकेट्रिस्ट हूँ यहाँ कोटा में। बेसिकली मैं बारां जिले के छियाबड़ोद तहसील के पास मेरा गांव है, पिपला चौकी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जी जी। मेरी जो एजुकेशन है हमारे छियाबड़ोद के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है पूरी जी। उसके बाद में प्री मेडिकल की तैयारी कोटा से की जी। उसके जब मैं सिलेक्ट हो गया प्री मेडिकल में 2008 में, उसके बाद SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से MBBS की। जी जी। वहाँ से MBBS करने के बाद में जैसे मेरी MBBS कंप्लीट हुई, प्री PG में सिलेक्शन हो गया। मेडिकल कॉलेज कोटा से मैंने साइकेट्री विभाग में PG कंप्लीट की यहाँ से। जी जी। और आज मैं कोटा में ही यहाँ पर सर्विस दे रहा हूँ। पिछले PG करने 2015 में आया था मैं जी। तब से लगातार अनवरत सेवाएँ यहाँ पर देते आ रहे हैं उसके लिए। डॉक्टर राजमल मीणा साहब, आज विश्व में जो मनोचिकित्सा है यानी मनोरोग है वो तेज़ी का रूप ले रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं? मनोरोग में देखो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जी। हम एक मनोरोग से तो सिंगल वर्ड है जी। एक शब्द है, लेकिन इसके अंदर अगर हम जाएंगे बीमारी के बारे में तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो मुख्य रूप से हैं, जिनको हम हमारे आसपास देखते हैं जो पाई जाती है। जी जी। डिप्रेशन है जिसको अवसाद बोलते हैं सामान्य भाषा जी में। जी। एंजाइटी है, शिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और भी बहुत सारी बच्चों की बीमारियां, ADHD, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, है ना, बहुत सी प्रकार की बीमारियाँ पाई जाती हैं। जी जी। लेकिन जो बीमारियों में जैसे आपने पूछा कि मुख्य कारण क्या है, इनका जो कारण निकल के आता है या तो किसी की पारिवारिक हिस्ट्री रही हो, पहले माता पिता में इस तरह की बीमारी रही हो, उनके बच्चों में इस तरह की बीमारी होने के चांस रहते हैं, मानसिक रोगी समस्याएं। दूसरा कोई तनाव हो, स्ट्रेस हो लंबे समय से, बहुत सी बार स्ट्रेस को झेल नहीं पाते, क्रोनिक स्ट्रेस से सफ़र कर रहे होते हैं, पीड़ित रहते हैं, तो उसके कारण भी मनोरोग की समस्याएं, जो साइकेट्रिक समस्याएं, बीमारियां हो जाती हैं। जी जी। कुछ ऐसे नशे भी होते हैं जैसे कि गांजा है, भांग है, कुछ एल्कोहल है जी। इनका कंज्यूम करने से, इनके नशे की वजह से भी बहुत से लोगों को मानसिक रोग हो जाते हैं। जी।
डॉक्टर राजमल मीणा साहब, हाँ, आप जिला चिकित्सालय में हैं कुनाडी में, तो अभी आप की पोस्टिंग वहाँ हुई है, तो किस तरह के रोगी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं सर? मनोरोग विभाग में अभी जिस जगह में काम कर रहा हूँ, इसके पहले मैं पिछले 8-9 साल से मेडिकल कॉलेज कोटा में वर्किंग था। अभी पिछले 2-3 महीने से मैं जिला अस्पताल में काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट एरिया है, कोचिंग स्टूडेंट है बहुत सारे, वो मोस्टली जो हमारे पास आते हैं, जी जी, पढ़ाई का दबाव मान लीजिए उनके ऊपर, या पेरेंटल प्रेशर होता है बहुत सी बार, माता पिता का दबाव होता है, या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, नए नए बाहर से कोटा पढ़ने आए हैं, यहाँ के एनवायरनमेंट में ढल नहीं पा रहे, तो वो बच्चे एंजाइटी से, डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। तो अपने जो या एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाता है। तो इस तरह से वो बच्चे आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, और जो उसकी परेशानी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको काउंसलिंग, और किसी को अगर दवा की आवश्यकता होती है मेडिसिन की, तो उसको देकर उसका उपचार किया जा रहा है। जी डॉक्टर मीणा साहब, कौन सी थेरेपी ज़्यादा आप एक मनोरोग के लिए उपयुक्त मानते हैं? मनोरोग में बीमारी के सिम्टम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। शुरुआती लक्षणों में तो मरीज की काउंसलिंग जो करते हैं, टॉक थेरेपी जिसको बोलते हैं, CBT बोलते हैं, उसके माध्यम से भी उसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जी, बीमारी के थोड़ा लक्षण थोड़े बढ़ जाते हैं, उसकी सीवरिटी बढ़ जाती है, तो उसमें फिर कुछ टाइम के लिए मेडिसिन भी दी जाती है। एज पर डिसऑर्डर कुछ तरह की बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग दवाएं दी जाती, तो उससे थोड़ा जल्दी इम्प्रूवमेंट उस पेशेंट में आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, पहले हाड़ौती में देखा जाता था कि मनोरोग के बारे में, यानी मानसिक रोग के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो कई देवी देवताओं को आसरा समझकर और उस रोग को बढ़ा लेते थे। आज चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी है, तो मतलब कितना फ़र्क पड़ा पहले से अब तक? तो लोगों में शिक्षा का उस समय ज़्यादा अभाव था। जी जी, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है, और बीमारी को पहले क्या मनोचिकित्सा को एक लोग ऐसे स्टिग्मा के रूप में, ऐसे श्राप के रूप में देखते थे। जी जी, तो किसी को मानसिक रोग हो गया तो उसको कोई श्राप लग गया है, या कोई देवताओं ने उसे बीमार कर दिया है, तो जादू टोने में, झाड़ फूंक में, उसमें ज़्यादा विश्वास करते थे लोग। अब आज का समय एजुकेशन का है, लोगों को जानकारी मिल रही है कि इन बीमारी का इलाज संभव है। तो इलाज संभव है तो हमारे पास मरीज आते हैं, और ठीक होकर भी जाते हैं। जी। कुछ मरीजों का लंबा इलाज चलता है, शुरुआती अगर बीमारी होती है तो इलाज कम चलता है। लेकिन आज भी देखने को मिलता है हमको इसके बारे में कि लोग इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी जादू टोने, झाड़ फूंक में विश्वास कर रहे हैं, और इसके कारण गंभीर परिणाम भी आते हैं कि किसी की जान भी चली जाती है। जी, आए दिन हम देखते रहते हैं चीज़ें। जी डॉक्टर साहब, आज वैश्वीकरण का युग है। हर परिवार में या हर 10 व्यक्ति में करीब 4 व्यक्ति इस मानसिक अवसाद के रूप में सामने आ रहे हैं। तो ये तेज़ी से जो रोग बढ़ रहा है, इसके पीछे और समझाइश आप क्या लोगों को दे सकते हैं? देखो, जीवन हमारा अपना है, किसी और का नहीं। जी जी, कंपटीशन हर जगह है, प्रतिस्पर्धा हर जगह ही है। आज के टाइम पे लोग मल्टीटास्किंग हो गए, यानी कि एक बार में 4-5 काम करना, ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ। जी जी, लेकिन हमारा मानव शरीर है, जितनी क्षमता है उतना काम करेगा। मल्टीटास्किंग होने से क्या, कोई भी काम पूरा हो नहीं पाता, इंसान स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस की वजह से भी उसकी समस्याएं बढ़ती, बाद में डिप्रेशन में, एंजाइटी का शिकार होता है वो। जी जी, दूसरी मानसिक बीमारियाँ भी किसी को हो सकती है। जी। तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए और परिवार के लिए समय ज़रूर निकालें, ताकि अपनों से सुख दुख की बातें कर सके, जी, मानसिक तनाव से बचा जा सके। मिर्गी आना, ये भी क्या एक मानसिक रोगी की पहचान है? मिर्गी आने की बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी। एक तो प्योर जो मिर्गी के मरीज होते हैं, जी, है ना, अंदर दिमाग में कुछ उनके न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा हो जाता है। जी जी, किसी मरीज़ को कोई सर में चोट लग जाए, उसके कारण मिर्गी आ सकती है। कोई ऐसी दवाइयाँ खा रहा हो जिनमें मिर्गी रोधी दवाइयाँ होती हैं, जी, उनको एकदम से बंद कर दे तो दौरे पड़ जाते हैं मिर्गी के। शराब का कोई इंसान अत्यधिक मात्रा में लंबे समय सेवन कर रहा है, जी, एकदम से शराब बंद कर दे, उसको मिर्गी दौरे पड़ सकते हैं। जी, तो ये जो मुख्य कारण होते हैं मिर्गी के, ये होते हैं।
और ये भी एक दिमाग की बीमारी है जी, जिसको उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। कुछ लोग आज ही मृत्यु को वही जादू टोने वाली कहानी पे लेके जाते हैं। बिल्कुल। कल भी एक कोटा शहर का एक मरीज आया अस्पताल में, 5 साल से कोटा में रहते हुए जादू टोना करा रहा था। उसके गले में बहुत सारे लच्छे थे। जी जी। फिर उसको उसी के अनुसार दवाइयाँ दी और अब देखते दोबारा फॉलोअप में आएगा तब क्या रहता जी है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे प्रथम बार आपके पास कोई मनोरोगी पहुंचा, तो आप किस तरह उसको देखकर ट्रीट करते हैं? मनोरोग में पेशेंट आता है, हमारे पास बैठता है। कुछ पेशेंट तो शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं। जी। तो पहले वो मरीज़ से उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में बात करना, जिसको हमारे मेडिकल की भाषा में बोले रेपो एस्टैब्लिश करना। जी जी। ताकि मरीज़ को भी विश्वास हो जाए कि डॉक्टर मेरे बारे में कंसर्न है या मेरी हेल्प करना चाहता है। जी जी। फिर उसके बाद में जो सब ये रेपो एस्टैब्लिश हो जाए तो उसके बाद में उससे उसकी बीमारी के बारे में जानकारी ली जाती है जी। कि किस प्रकार की बीमारी में जो क्या क्या लक्षण रही बीमारी के, कितने समय से हैं और इस समय क्या क्या तकलीफ है। जी। उसके अकॉर्डिंग बीमारी का डायग्नोसिस करके उसका उपचार किया जाता है। जी। डॉक्टर साहब, कई बार जैसे कई बच्चे हैं जो अवसाद ही बोलें उसे, यानी शांत रहना, तो उन बच्चे जो छोटे बच्चे आते हैं तो उनके जो परिजन हैं उनको आप किस तरह की सलाह देकर उस बच्चे को मतलब ट्रीट कराते हैं? परिजनों के लिए तो यही सलाह है कि अपने जो बच्चे हैं जिनको आपने पढ़ने के लिए यहाँ हमारे कोटा शहर ने भेजा है, बाहर से हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। जी जी। तो समय समय से उन बच्चों के क्या समस्या है उसके बारे में भी माता पिता को जानकारी लेना चाहिए। बहुत सारे माता पिता जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं कंप्लेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जी जी। वो ये बताते हैं कि माता पिता ये नहीं पूछते बेटा तू कैसा है, वो ये पूछते पढ़ाई में नंबर कितने आ रहे तेरे, टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे, रैंक कौन सी आ रही है। जी। उसकी पढ़ाई के साथ साथ में उसकी मनोस्थिति क्या है, उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं है यहाँ पर रह रहा है तो, या कोई बीमारी तो नहीं है। बहुत सी बार बीमार होते हैं माता पिता ये भी नहीं पूछते बेटा बीमारी है तो डॉक्टर को जाके दिखा ले। जी। तो उनसे ये सलाह है मेरी कि माता पिता अपने बच्चे का खुद ध्यान रखें, रेगुलरली उसके बारे में जानकारी अपडेट लेते रहें, उसके साथ वालों से भी बातचीत करते रहें कि कोई समस्या से परेशान तो नहीं चल रहा हो। जी। डॉक्टर साहब, कई ऐसे रोगी होते हैं जिनमें कई आत्महत्या का भी ख्याल आता है, तो किस तरह की जो ये इसमें अलग अलग बीमारियां हैं तो कैसे मतलब उनको इस तरह के ख्याल आ जाते हैं? देखो, आत्महत्या के ख्याल आने का एक मुख्य कारण डिप्रेशन अवसाद होता है। जी। बाकी और दूसरी बीमारियां भी हैं मनोरोग में जिनमें भी आत्महत्या करने के लक्षण होते हैं या वैसे विचार आ सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन जो मुख्य कारण है, इसमें इंसान इतना होपलेस हो जाता है कि उसको कोई उम्मीद ही किरण दिखाई देती नहीं। जी जी। उसको आसपास लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, और उस इंसान को लगता है कि जीवन से छुटकारा मिल जाए मेरे को, तो दर्द मुझे झेलना पड़ रहा है, इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। जी। और कुछ लोग उस विचार की वजह से आत्महत्या कर बैठते हैं। जी। डॉक्टर मीणा साहब, कोरोना का काल भी आपने देखा। कोरोना काल के बाद बच्चों पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिला, तो आप तो काफ़ी समय कोरोना से के समय भी आप मेडिकल कॉलेज से जुड़े रहे, तो किस तरह के मतलब बच्चों में इस तरह ये मनोरोग के लक्षण नज़र आ गए? कोरोना काल जैसा महामारी का समय था, उसमें एक तो क्या लोग घरों में बंद होकर रह गए। जी जी। बाहर लोगों से मिल नहीं पाए, इंटरेक्ट हो नहीं पाए। आज वातावरण खुला है तो हम कोई प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं, मूवी देखने भी जाते हैं, वो सब चीज़ें उस समय बंद हो गई थी। जी। तो लोग घरों ही घरों में एक दहशत के माहौल में थे, तनाव में थे। आधा डर तो लोगों में ये भी था कि बीमारी हो गई तो बचेंगे नहीं बचेंगे। जी जी। उसके अलावा जो पढ़ाई चल रही थी बच्चों की, वो सिमट के मोबाइल पे लैपटॉप पे आ गई। जी। ऑनलाइन क्लासेज वगैरह है, उसके कारण भी कुछ जो एक एडिक्शन है इसका भी। जी। ऑनलाइन कोई मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग का एडिक्शन, जी। तो इसके मरीज बाग काफ़ी बढ़ गए हैं। लोगों में ऐसी लत लग गई कि वो मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहे। कुछ तो जी। दिन भर गेम खेलते रहते हैं, सोशल मीडिया से एडिक्ट हो गए, सोशल मीडिया को छोड़ नहीं पाते। जी। डिप्रेशन एंजाइटी तो थी सही, वो तो बड़ा ही सही, उसके साथ साथ इस तरह के मरीज ही बढ़ गए। जी। डॉक्टर मीणा साहब, आज
हम देखते हैं कि कोरोना के बाद बुज़ुर्गों में भी इस तरह की लत, मतलब जो मनोचिकित्सा रोग है वो बढ़ा है, मानते हैं आप? मान लीजिए कोरोना के टाइम पे किसी ने अपने परिजनों को खोया है, किसी के जवान बच्चे की मौत हो गई है जी। किसी के जीवन साथी की मौत हो गई है, उसी कारण वो तनाव में आया है। उनको भी ये लगता है कि ये बीमार नहीं आती, शायद हमारे परिजन की मौत नहीं होती। बिल्कुल। वो भी एक मुख्य कारण, किसी परिवारजन की मृत्यु होना भी परिवार में एक सदमा होता है जी। उससे उभरना इतना आसान नहीं होता कि इतना जल्दी उभर जाएं। कुछ लोग तो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, उभर जाते हैं, या कुछ डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं तो उससे बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग उससे निकल नहीं पाते हैं क्योंकि वो किसी हेल्प मांगते नहीं। जी। डॉक्टर मीणा साहब, आज कई रोगियों में ऐसा विचार बनता है कि भाई हृदय रोग, डायबिटीज़, ऐसी बीमारियों की दवाई रेगुलर ली जाती है, और मनोरोग की जो दवा है उसको कुछ समय लेने के बाद वो छोड़ देते हैं। क्या मानते हैं कि इस दवा किस रूप में एक रोगी को लेनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि आप अगर दवा डॉक्टर की सलाह से चालू कर रहे हैं जी। तो डॉक्टर की सलाह से बंद करना चाहिए। बिल्कुल। हमें बीच में उसमें डॉक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही बहुत सी बार डॉक्टर बन जाते हैं। वो थोड़ा आराम आता है, सोचते हैं कि मुझे तो आराम आ गया, अब मैं दवा क्यों खाऊं। जी। जैसे आपने बताया डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आप शुगर की दवा खा रहे हैं, जब तक शुगर लेवल कंट्रोल रहता है मरीज़ का। जी जी। अब वो ये सोचे कि मेरे तो शुगर बीमारी ठीक हो गई, मुझे दवा की आवश्यकता नहीं है, तो दवा बंद कर देगा, शुगर का लेवल फिर बढ़ जाएगा। जी। इसी तरह मनोरोग में होता है कि आपको आराम आ गया और आपने एकदम से दवा बंद कर दी तो दोबारा बीमारी होने के चांस रहते हैं। जी। तो उससे बेहतर है कि आप चिकित्सक की सलाह से दवा लें, तो उसी की सलाह, चिकित्सक की सलाह से दवा बंद करें, बिना उनकी सलाह की दवा बंद ना करें। जी। डॉक्टर मीणा साहब, इस रोग में शॉक थेरेपी भी दी जाती है, तो वो किस स्टेज पर उस पर आप सलाह देते हैं? शॉक थेरेपी देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। शॉक थेरेपी का जो मुख्य इंडिकेशन जिसको बोलते हैं कि इसमें ये तो एक कारगर भी इलाज है। जी जी। एक तो डिप्रेशन के मरीज होते हैं जिनमें सुसाइडल विचार आते हैं, सीवियर डिप्रेशन जी जी। कि आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, उनमें बहुत कारगर इलाज की एक पद्धति है। दूसरा एक केटाटोनिया की बीमारी होती है, जी जी, है ना, वो भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, उसमें भी एक बहुत कारगर इलाज साबित हुआ है। उसके अलावा कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि दवा लंबे टाइम से खा रहे हैं लेकिन उन्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा दवा खाने का, या कुछ बहुत एग्रेसिव पेशेंट है कि दवा से वो उनका एग्रेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। जी जी। तो उन मरीजों में भी एक बहुत कारगर पद्धति है। जी। लोगों में इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी है, आपने पूछा तो मैं बता जी दूं। जी जी, बताएं। लोग सोचते हैं कि शौक पद्धति देने से, जो शौक लगाते हैं तो उससे किसी का दिमाग कमज़ोर होता है, या खून जल जाता है, या बॉडी कमज़ोर होती है, जी जबकि वैज्ञानिक प्रमाण में ऐसा कहीं भी नहीं है। जी। और रिसर्च होती है उनमें, कहीं रिसर्च में कहीं ऐसा नहीं है कि किसी का खून जलता है या उससे इंसान कमज़ोर हो रहा है, बल्कि दवाएं की अपेक्षा उनसे इलाज जो करवाते हैं शौक पद्धति से, जी जी जल्दी आराम आता है उससे। जी। डॉक्टर साहब, आज जो कोचिंग के बच्चे हैं वह इस अवसाद के ज़्यादा शिकार हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे कोटा या हड़ौती की जनता को आप? बच्चों को मेरी ये सलाह है कि जीवन हमारा है, किसी और का नहीं है। अगर एक फील्ड में हम सक्सेस नहीं हुए तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी के और रास्ते बंद हो गए हैं। जी। बहुत सारे रास्ते हैं जो आप चूज कर सकते हो। सीटें लिमिटेड होती है, 25 लाख लोग नेट का एग्ज़ाम देते हैं, सीट 50,000 1 लाख होती है, तो वो सिलेक्ट हो सकते हैं। जिन लोगों की 1 मार्क्स कम आ रहा है सिलेक्शन से, तो ऐसा नहीं कि वो बच्चा काबिल नहीं है, सब काबिल है। कुछ लोग जो इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, दूसरे फील्ड में बहुत अच्छे सक्सेसफुल वो लोग बनते हैं, सक्सेस बनते हैं। तो जीवन है तो सब कुछ है। समस्याएं जीवन जिंदा लोगों को आती, मुर्दों को नहीं आती, और समस्याओं में लड़ना है ज़िंदगी। जी। डॉक्टर मीणा साहब, जाते जाते मानसिक रोग किसी को न हो तो किस तरह की वो लाइफ स्टाइल अपनाए आज के इस दौर में? लाइफ स्टाइल में मानसिक रोगों से बचने के लिए पहले तो आपको तनाव से दूर रहना पड़ेगा। जी। तनाव हमारे इर्द गिर्द होते हैं। जिन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हमें पता है कि स्ट्रेस लेने से वो सॉर्ट आउट नहीं होगी समस्या। जी। उसको
ठीक करने के रास्ते ढूंढना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके हमारे तनाव में आने के बजाय। तो जी, तो उस समस्या का समाधान करें और तनाव से बचें, परिवार वालों से मिलते जुलते रहें। आजकल लोग क्या एकल ज़िंदगी में ज़्यादा घुल मिल गए हैं। बिल्कुल संयुक्त परिवार से दूर हो गए, नौकरी की वजह से या काम की वजह से हम क्या परिवार दूर हो गए। तो परिवार वालों से भी समय से मिलते रहें, रेगुलरली बात करते रहें, अपने दोस्तों से सबसे मिलते जुलते रहें जी, और अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे से शेयर करें, मन में लेकर ना बैठे। जी। डॉक्टर मीणा साहब, हाड़ौती में चिकित्सा सुविधाएं यानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल ये बहुतायत में है और रोगियों को भी काफ़ी इससे मतलब फ़ायदा मिला है। तो हाड़ौती की जनता को यहाँ की सुविधाओं के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज कोटा में संभाग लेवल की जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, हमारे MBS अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, रामपुरा अस्पताल है, जिला अस्पताल है कोनाड़ी, यहाँ पर हम उच्च स्तर की सुविधाएं मरीजों को दे रहे हैं। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज कोटा में संभव नहीं है। लोग जो दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, जिन बीमारी को इलाज करवाने, वो सुविधाएं हमारे पास कोटा में उपलब्ध है। तो आप परेशान ना होए, किसी प्रकार की बीमारी हो तो घबराए नहीं, सीधा अस्पताल में आएँ। आज के टाइम पे निःशुल्क इलाज मरीजों को मिल रहा है। अपना आधार कार्ड लेके आते हैं और निःशुल्क इलाज करा के आप घर जा सकते हैं। हर प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक आज कोटा में उपलब्ध है, चाहे बीमारी कोई सी भी हो। जी, ये थे हमारे साथ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर राजमल मीणा साहब। राजमल मीणा साहब ने हाड़ौती के लोगों के लिए यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया और विशेष तौर से मनोरोग जो बीमारी है उसको किस तरह से हल किया जा सकता है उसके बारे में भी इन्होंने बखूबी बताया। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट थे राजमल मीणा साहब। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। धन्यवाद।